तो दोस्तों मैं आपके सामने आ गया हूँ बिजनेसमैन पार्ट 2 कहानियों को लेकर। यानी कि इस कहानी में हम सुनने वाले कुछ ऐसे बिजनेसमैन के बारे में जिनका बिजनेस आसमान से फर्श पर आ गया, ज़मीन पर धाराशाही हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कैफ़े कॉफ़ी डे के फाउंडर बीजी सिद्धार्थ की। एक टाइम ऐसा था कि आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा कैफ़े कॉफ़ी डे, जहाँ पर लोग कॉफ़ी पीने जाते थे, बड़े चाव से बैठते थे और कॉफ़ी पीते थे, डेटिंग करते थे। यानी कि बहुत अच्छी जगह हुआ करती थी कैफ़े कॉफ़ी डे। लेकिन आज के टाइम पे आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इनका जो बिजनेस है, जो इनका एम्पायर था, वो धाराशाही हो गया। वो क्यों हुआ, उन्होंने कहाँ पर गलती करी, चलो जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बीजी सिद्धार्थ की थोड़ी सी ज़िंदगी के बारे में। तो जो बीजी सिद्धार्थ हैं वो 5 लाख से बने थे अरबपति। यानी कि एक टाइम ऐसा था कि उनके पास 5 लाख रुपए था, तो उसी 5 लाख रुपए से उन्होंने वो बिजनेस स्टार्ट किया था। यानी कि कैफ़े कॉफ़ी डे जो शुरू किया था वो 5 लाख से ही शुरुआत करी थी। सिद्धार्थ चाहते तो जो परिवार की विरासत से मिली कॉफ़ी के जो खेत थे, उनसे इनकी जो जिंदगी का गुजारा है ना, वो बड़े आराम से हो जाता। यानी कि इतनी विरासत इनको मिल जाती कि ये ज़िंदगी भर बैठ के खाते, इनके बच्चे भी बैठ कर खाते। लेकिन कुछ करने की चाह इनके मन में भी थी, कुछ कर गुजरने की चाह इनके मन में थी। तो उन्होंने क्या किया, 21 साल की उम्र में ना मुंबई जाने का फैसला किया। जी हाँ दोस्तों, 21 साल की उम्र में मुंबई जाने का फैसला किया। लेकिन इनके पिताजी ने इनका सपोर्ट किया। इनके पिताजी ने मुंबई जाने से पहले इनको 5 लाख रुपए दिए और कहा, बेटा अगर तुम बिजनेस में कामयाब ना हो पाओ या अपनी ज़िंदगी में फेल हो जाओ तो घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस घर के जो दरवाजे हैं वो आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। मतलब सपोर्ट था इनके माँ बाप का इनके ऊपर। सिद्धार्थ मुंबई में पहुंचकर 5 लाख से 3 लाख रुपए की इन्होंने ज़मीन खरीदी और 2 लाख को बैंक में जमा कर दिया। और मुंबई में सिद्धार्थ ने बतौर मैनेजमेंट ट्रेनी जेम्स फाइनेंशियल सर्विसेज में 2 साल नौकरी की। उस टाइम इंटरनेट का क्रेज मार्केट में बढ़ने लगा था। तो जो सिद्धार्थ है ना, उनको एक फायदे वाला आइडिया सूझा और साल 1996 में बेंगलोर के बिल गेट्स रोड पर उन्होंने कैफ़े कॉफ़ी डे का एक रेस्टो खोला। यानी कि एक ऐसी जगह खोली उन्होंने जहाँ पर लोग कॉफ़ी वगैरह पिए। और सबसे फायदे वाली चीज़ थी इंटरनेट। उस टाइम इंटरनेट का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, लोगों के पास इंटरनेट हुआ नहीं करता था। तो उस कैफ़े कॉफ़ी डे में इंटरनेट हुआ करता, तो वहाँ पर लोग आते थे अपना लैपटॉप लेकर और अपना मोबाइल लेकर, वहाँ से कनेक्ट करके इंटरनेट का यूज़ करते थे, कॉफ़ी भी पीते थे। ये जो उनकी थीम थी, ये जो उनका माइंड था, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। लोगों को बहुत ज़्यादा इन्होंने लुभाया। इस वजह से कैफ़े कॉफ़ी डे काफ़ी ज़्यादा चलने भी लगा था। लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया धीरे धीरे चेंज होती है, तो भाई दुनिया धीरे धीरे चेंज हुई। लोग थोड़े अपडेट हुए, मोबाइल अपडेट हुए, लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा आने लगी। तो लोगों ने कैफ़े कॉफ़ी डे में जाना छोड़ दिया, क्योंकि लोग वहाँ पर ज़्यादातर इंटरनेट का यूज़ करने जाते थे। अब यहाँ पर क्या करना था कि जेपी सिद्धार्थ को अपने बिजनेस आइडिया को थोड़ा और अलग करना था, कुछ और यूनिक करना था, जिससे उनकी जो ग्राहक थे वो टूटे नहीं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनको लगा कि भैया जो हमारा बिजनेस है अब वो निरंतर चलता ही रहेगा। हमने एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया जो कभी धाराशाही नहीं होगा। और यही इनकी सबसे बड़ी भूल थी। जब इनका बिजनेस नहीं चल रहा था, इनकी जो कंपनी लॉस में जा रही थी, तो इन्होंने बैंक से लोन लेना शुरू किया। उस लोन का पैसा भी उस कंपनी में लगाने के बाद भी उनका प्रॉफिट नहीं हो रहा था। निरंतर वो लॉस में जाते रहे, जिसकी वजह से उनकी जो कंपनी थी पूरी तरह से धाराशाही हो गई। और एक टाइम ऐसा आया, उन्होंने एक नदी में कूदकर अपनी जिंदगी को समाप्त कर लिया। तो दोस्तों ऐसा भी वक्त आता है कि अर्श पर खड़ा हुआ इंसान भी फर्श पर आकर गिरता है। तो ऐसा ही कुछ जेपी सिद्धार्थ के साथ हुआ। दोस्तों बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। अगली कहानी भी लगभग आपने सुनी होगी। मैं बताने जा रहा हूँ विजय माल्या के बारे में। किंग ऑफ गुड टाइम्स कहे जाने वाले विजय माल्या आज अर्श से फर्श पर आ चुके हैं। विजय माल्या जो है, इनको विरासत में अपने पिता विठल माल्या से शराब का कारोबार मिला था। हालांकि माल्या को शराब कारोबारी कहलाना पसंद नहीं था, लेकिन दोस्तों जब किसी कारोबार से पैसा आने लग जाता है ना, तो पैसा कहीं ना कहीं इंसान को अच्छा ही लगने लग जाता है। 18 दिसंबर 1955 में कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। एक वक्त ऐसा भी था भाई विजय माल्या का, जब उनकी इतनी शोहरत हुआ करती थी, इतने पॉपुलर हुआ करते थे कि बॉलीवुड, खेल, कॉर्पोरेट हर जगह विजय माल्या का डंका बजता था। उनकी सबसे बड़ी जो गलती थी, जो पकड़ में आती है, लोगों की नज़रों में आती है, वो शो ऑफ बहुत ही ज़्यादा करते थे। और फिजूल खर्ची तो उनकी भाई
बहुत पुरानी आदत थी। बस इन्हीं कारणों से कहीं ना कहीं जो उनका बिजनेस था ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ होना शुरू हो गया था। और माल्या ने 2003 में किंगफिशर एयरलाइन की शुरुआत की थी, क्योंकि उनको शराब का कारोबारी कहलाना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ अलग करने की सोची थी। तो उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की थी। वो इस एयरलाइंस को सबसे बड़ा ब्रांड बनाना चाहते थे, जिसके तहत 2007 में उन्होंने पहली लो कॉस्ट एविएशन कंपनी एयर डेकन को 1200 करोड़ में टेक ओवर किया। यानी कि वो चाहते थे कि भैया हमारा ही बिजनेस रहे और जो दूसरी कंपनी उनको खरीद लो, कितना भी पैसा मांगे, मुंह मांगा पैसा उन कंपनियों को देकर वो कंपनियां खरीद लेते थे। लेकिन कहीं ना कहीं भैया इसका नुकसान होता है कि आप किसी सामने वाले को अगर बर्बाद करना चाहते हो तो उसमें दिमाग थोड़ा सा और ज़्यादा लगाना होता है। ये नहीं कि आपने पैसा दे दिया आप उसको बर्बाद कर लोगे, ऐसा नहीं होता। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। शुरुआत के दिनों में एयर डेक्कन से फायदा तो हुआ, लेकिन कुछ सालों बाद यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उन्होंने बैंकों से करोड़ों का लोन लिया, जिसके भरने में वो असमर्थ रहे। बहुत सारा कर्जा इनके ऊपर होता गया। किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई, यानी कि उनकी जो सारी कारोबार थे वो धीरे धीरे बंद हो गए। और एक टाइम ऐसा आया कि विजय माल्या को इस देश को छोड़कर ही जाना पड़ा। वही दोस्तों बढ़ते हैं अगले कारोबारी की तरफ, अगले ऐसे बिजनेसमैन की तरफ जिनका बिजनेस भी काफी अच्छा था, लेकिन आज वो भी अर्श से फर्श पर आ चुके हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों नीरव मोदी की। एक टाइम ऐसा था कि भाई नीरव मोदी का जो हीरो का कारोबार है, वो हीरो का कारोबार करते थे। भाई इतना पैसा हुआ करता था उनके पास कि आप सोच भी नहीं सकते। हालांकि ये जो कारोबार था ना, उनको अपने पिता से विरासत में मिला था। और ऐसा नहीं है कि जो पिता से कारोबार मिला था उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। नीरव मोदी ने उस कारोबार को काफी ज्यादा आगे भी बढ़ाया। और नीरव मोदी उस टाइम काफी ज्यादा चर्चे में आए जब 2010 में एक नीलामी में नीरव मोदी की कंपनी फायर स्टार डायमंड गोलकुंडा नेकलेस 16.19 करोड़ों में बिका। यानी कि उनका एक नेकलेस था वो काफी ज्यादा महंगा बिका। उस टाइम भैया वो चर्चे में आ गए, यानी कि उन्हीं की वाह चारों तरफ होने लग गई। एक टाइम ऐसा भी था कि भैया नीरव मोदी जो थे ना, देश के सबसे अमीरों में 46वें स्थान पर थे। लेकिन ये शोहरत उनके लिए थी ही नहीं, क्योंकि जो इनका जो बिजनेस था ना, वो फ्रॉड और धोखाधड़ी पे टिका हुआ था। नीरव मोदी ने पीएनबी बैंक से और भी कई सारे बैंक से बहुत सारा पैसा कर्ज लिया था। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, सरकारी कर्मचारियों को प्रताड़ित करने और रिश्वत देने, बहुत सारे घोटाले उनके नाम पर सामने आए। पीएनबी घोटाले की बात करें तो भैया पीएनबी जो घोटाला है, शुरुआत फरवरी 2017 में हुई। नीरव मोदी ने बैंक से 8 किस्तों में 1400 करोड़ रुपए का लोन लिया और इस लोन को पास करने में भी बहुत सारे लोगों की मिली भगत थी। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मेरा नीरव मोदी की कहानी सुनाने का मकसद यही कि एक टाइम पर हीरे के व्यापारी हुआ करते थे, मतलब पूरे देश में 46वें नंबर पे आया करते थे अमीरों की गिनती में। एक इनका नाम हुआ करता था, काफी ज्यादा फेमस थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि भैया जो इनका बिजनेस है वो धाराशाही हो गया और ये आज फरार है इंडिया से। और चलते चलते दोस्तों मैं आपको एक और कहानी सुना देता हूँ। वो सुब्रत राय की कहानी है। ये सहारा के फाउंडर हैं, यानी कि एक टाइम पर ये संस्थापक रह चुके हैं सहारा इंडिया की। एक टाइम ऐसा था कि भैया शोहरत इनके चारों तरफ घूमती थी। सुब्रत राय का जो जन्म है 10 जून 1948 में बिहार के अरिया में हुआ था। उन्होंने 1976 में सहारा समूह की स्थापना की थी। और ये जो सहारा समूह था ना, भारत के सबसे बड़े व्यापारिक समूह में एक बन चुका था। एक टाइम ऐसा था कि भैया सहारा के ना बहुत सारे कारोबार थे, यानी कि इन्होंने अपने जो हाथ थे वो काफी जगह फैला लिए थे, जैसे कि सहारा मूवीज, सहारा स्टूडियो, सहारा एयरलाइंस और कई फिल्में जो सहारा के अंडर बनती थी। यानी कि इनके जो हाथ थे वो बहुत ही ज्यादा फैले हुए थे। और सुब्रत रॉय यहाँ तक कि बीसीसीआई के ब्रांड एम्बेसडर भी हुआ करते थे। सुब्रत राय 2001 से 2013 तक टीम इंडिया के स्पॉन्सर रहे और 2011 में सहारा की टीम पुणे वॉरियर्स आईपीएल में भी शामिल हुई थी। बात करें इनके पतन की शुरुआत कहाँ से हुई थी भाई, तो सुब्रत राय की जो पतन की शुरुआत है ना, सहारा ग्रुप की कंपनी प्राइम सिटी आईपीओ से हुई। इन दो कंपनियों पे नियमों के खिलाफ लोगों से पैसा निवेश करने का आरोप लगा। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 28 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 24,400 करोड़ रुपए निवेशकों के लौटाने को कहा
और उनके ऊपर ये आरोप भी लगा कि आप जो जीवन बीमा लोगों का करवाते हो उसमें से बहुत सारे लोगों को आप उसका रिटर्न नहीं देते हो, यानी कि देती भी थी कुछ लोगों को बहुत ही कम पैसा देती थी, हाफ पैसा देती थी। तो बहुत सारे इन पे आरोप लगे। कोर्ट ने इनको बोला जो आप पर आरोप लगे हैं उस आरोप को आप झुटलाइए, यानी कि प्रूफ दीजिए कि आपने सभी अपने ग्राहकों को पैसे दिए हैं। लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं था। इसके बाद सरकार ने क्या किया कि उनके जितने भी खाते थे सभी को सीज कर दिए, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी उन सबको जब्त कर लिया गया। यानी कि जो सहारा इंडिया कंपनी थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, पूरी तरह से निस्तो नाबूद हो गई। और 14 नवंबर 2023 को सुब्रत रॉय का निधन हो गया। दोस्तों एक टाइम ऐसा था कि भाई सहारा जहां देखो सहारा, जहां देखो सहारा। आईपीएल में भी इनकी टीम थी, एयर इंडिया एयरलाइंस इनका चलता था, मतलब बहुत सारी चीजें थी इनकी सहारा की। लेकिन वक्त बदलने में देर नहीं लगती, हालात बदलने में देर नहीं लगती। इसलिए मैं निरंतर कहता रहता हूँ कि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए, लेकिन उस बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी कहानी में।